हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। क्रॉनिकल जुलाई 2023 का संस्करण है। कंप्लीट वीडियो नहीं है क्योंकि जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में दे दिया गया है उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों वीडियो को देखिएगा तो फुल वीडियो, फुल करंट अफेयर्स एक महीने का आपको कवर हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होगा। पीडीएफ आपको वेबसाइट पे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो 4 मई को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांटारा ने देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी। 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों में से है, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों में से। ठीक है, इंटरनेट यूजर में अब देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हो गए हैं, 39.9 करोड़, और शहरी इलाकों में 36 करोड़ शहरी इलाकों में से। फिर देखा जाए तो अधिकांश भारतीय आबादी करीब 52% वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56% ग्रामीण भारत के होंगे। ठीक है, और देखा जाए वर्ष 2022 में से 71% पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6% की वृद्धि देखी गई है, और वहीं ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14%, मतलब 14% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स में ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रुपया आया था, ठीक है, ई रुपया जो आरबीआई ने जारी किया था, ई रुपया, उसको अपनाने वाला पहला नगर निगम जो है वो है पटना नगर निगम। 23 मई 2023 को पटना नगर निगम ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्पन्न जो ई रुपया है, ई रुपया नामक जो डिजिटल मुद्रा का उपयोग है वो पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। डिजिटल ई रुपया मुद्रा के लाभों और अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करने के लिए नगर सेवकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पटना नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने में योगदान देगी, साथ ही व्यक्तियों को अपने घरों से भुगतान करने के लिए सुविधाजनक सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार में धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई। तो देखा जाए तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर में के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म साबौर कुंवर की खोज की है। कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिन में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादकों के किसानों के लिए लाभकारी है। इसका जो औसत उत्पादन है वो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन इसका जो है वो 87 क्विंटल तक है। ठीक है, और इसमें पौधे की जो लंबाई होती है वो 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म जीवाणु झुलसा, अंगमारी, झोंका एवं कंडुआ रोग प्रतिरोधी है, तना छेदक, भूरा कीट और पत्तिल पेटक के प्रति सहनशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। तो देखा जाए तो 22 मई को बंदरगाह परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता देगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने केरल के मुन्नार में हरित नौवहन को बंदरगाह की डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं में देखें तो कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदम्बरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन विकसित किए जाएंगे। ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, बीओ चिदम्बरनार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए 2-2 ट्रक खरीदे जाएंगे। फिर रिवर और सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और
ट्यूटिकोरी बंदरगाह अगले वर्ष तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे। ग्रीन शिपिंग के बारे में देखें तो ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषक को, ठीक है, उत्पन्न जो प्रदूषकों हैं उसे पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। देखा जाए तो 9 मई को नीति आयोग के द्वारा मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के शीर्ष 5 शामिल सभी जिले झारखंड से हैं। ठीक है, इस रैंकिंग में जो 5 शामिल जिले हैं वो सभी झारखंड से हैं। देखिए शीर्ष रैंकिंग जो 5 जिले हैं उसमें प्रथम स्थान मिला है साहिबगंज को, दूसरा स्थान मिला है रामगढ़ को, तीसरा स्थान मिला है गोड्डा को, चौथा स्थान मिला है हजारीबाग को और 5वां स्थान मिला है पश्चिमी सिंहभूम को। ठीक है, और इन जिलों में जो विकास योजनाएं हैं उसके संदर्भ में बेहतर काम किया गया है। चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने के संदर्भ में नीति आयोग ने 5 व्यापक पैरामीटर तय किए हैं। अब वो 5 पैरामीटर देखें तो स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु 30% अंक, शिक्षा के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 30% अंक, कृषि और जल संसाधन के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 20% अंक और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 10% अंक, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 10% अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 25 मई को राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूपेण से ई शासित राज्य घोषित किया। ई शासन के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। देखा जाए तो केरल डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है। सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन। तो देखिए 16 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया। इसका जो लंबाई है वो है 570 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 4.2 मीटर। यह स्काई वॉक ब्रिज माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। इस स्काईवॉक ब्रिज परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों के द्वारा उपयोग करने का संभावना है और स्मार्ट सिटी फंड के तहत इसमें 28.45 लाख करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित स्काईवॉक का उद्देश्य जो है वह रंगनाथन स्ट्रीट, मैडली रोड, मार्केट स्ट्रीट पर यातायात को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ। तो देखिए तो 15 मई को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरल कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है। देखा जाए तो मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रगति ट्रैकिंग की में क्रांति लाना है। यह मेरी लाइफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो ना समझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। तो 16 मई 2023 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल जो है वो दूरसंचार विभाग का एक पहल है। संचार साथी पोर्टल किसका है? तो दूरसंचार विभाग का। और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों से सुरक्षित करने के लिए संचार साथी पोर्टल में 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल
CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है, जो कि चोरी और खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए है। दूसरा है अपने मोबाइल कनेक्शन जाने, अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन जानने के लिए। तीसरा है ASTR। ASTR मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, यानी कि फर्जी ग्राहकों की पहचान करना इसमें शामिल है। ठीक है, संचार साथी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला। तो देखा जाए तो राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। खनन के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। यह लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकती है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, राजस्थान में उससे भी अधिक यानी उससे भी बड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। कहां? तो राजस्थान में, जो कि लिथियम की मात्रा जो है वो देश में 80% मांग को ये पूरा कर सकता है, केवल राजस्थान में। ठीक है, देखिए लिथियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग जो ईवी है, ईवी बैटरी, जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं उसमें ईवी बैटरी है, उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। लैपटॉप है, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन या फिर कोई भी चार्जेबल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो स्मॉल साइज में ज्यादा अधिक से अधिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करते हैं, और इसका प्रयोग जो है वो बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर जो ईवी लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग हो रहा है, और लिथियम को विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, विदेश से हम लोग मंगाते हैं लिथियम आयन बैटरी को, क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता था, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इसके भंडार मिल गए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता था कि इसकी कीमतें बहुत महंगी थी। लिथियम क्या है? तो एक अलग धातु है जिसका प्रयोग हमने बता दिया, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। तो पहला है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश। तो देखा जाए तो 22 मई 2023 को आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इसका उद्देश्य है शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और स्वास्थ्य चेतावनी में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो देखिए, श्रीलंका के सभी 25 जिलों के 300 स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की, और इस छात्रवृत्ति को योग्यता के आधार पर दिया गया, और प्रत्येक जिले से 6 छात्रों को ही हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपए प्रदान करती है। तो महात्मा गांधी छात्रवृत्ति श्रीलंका में छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया अरब लीग में शामिल। ठीक है, इसे फिर से शामिल किया गया है, पुनः सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया है। इससे पहले भी सीरिया जो था वो अरब लीग में था, लेकिन 2011 में अरब लीग से इसे निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वहां बहुत वर्षों से गृह युद्ध चल रहा था, और इस गृह युद्ध के दौरान जो दमन के कारण इसे 2011 में अरब लीग से अलग किया गया था। ठीक है, अरब लीग में कौन कौन से आते हैं? तो ये देखें, तो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व एशिया के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है ये अरब लीग, जिसमें अभी वर्तमान में कुल 22 सदस्य देश हैं, जिसमें आपको यमन, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन है। ठीक है, ये 22 देश जो है अभी वर्तमान में अरब लीग के सदस्य हैं। देखा जाए तो अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना है,
और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत बनाएगा मालदीव में एकता हार्बर बंदरगाह। तो देखा जाए तो 3 मई को भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष जो मारिया दीदी हैं, मतलब वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री मालदीव के, वो है मारिया दीदी, जो कि माले में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए एकता बंदरगाह का आधारशिला रखी है। एकता बंदरगाह की आधारशिला उथुरु थिला फुलहु एटोल के सिफावरू में रखी गई है, जहां पर भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है। एकता हार्बर सिफावरू में एक तट रक्षक बंदरगाह और मरम्मत की सुविधा है तथा यह भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। भारत ने मालदीव के समुद्र में स्थित सिफावरू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने का भी समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रोनाल्डो। रोनाल्डो विश्व में सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ियों की सूची है उसको जारी की गई है। फोर्ब्स ऑन फील्ड कमाई के आंकड़ों में 1 मई 2022 से 1 मई 2023 के बीच जो अर्जित सभी पुरस्कार राशि, ठीक है, पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस है, उसे शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, और इनका संपत्ति दिखाया गया है 136 मिलियन का, 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, फिर फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी हैं अर्जेंटीना के 130 मिलियन के साथ। फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे हैं फ्रांस के 120 मिलियन के साथ। बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स हैं यूएस के 119.5 मिलियन के साथ। ठीक है, ये लिस्ट जो है आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड से विदेशों में 7 लाख तक टीसीएस फी। टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह। देखा जाए तो वित्त मंत्रालय ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख तक के खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह फ्री करने, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना। अंतरराष्ट्रीय डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसके जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख तक खर्च को उदारीकृत धन प्रेषण योजना से बाहर रखा जाएगा और उस पर टीसीएस नहीं कटेगा। वर्तमान में विदेशों में इलाज और पढ़ाई पर होने वाला 7 लाख तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पेटीएम का एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। तो देखिए 18 मई को पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने रुपे नेटवर्क पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। ये कार्ड का उपयोग करके पेटीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेन देन पर छूट प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को पेटीएम ऐप पर मूवी और यात्रा टिकट बुक करने पर 3% का कैशबैक, पेटीएम ऐप पर अन्य सभी खरीद पर 2% का कैशबैक और अन्य पर 1% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया। तो देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 451(1)(a)(6) के तहत आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह कंपनी नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर सकेगी और 14 अन्य एनबीएफसी जो हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो अलग अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इन 7 एनबीएफसी का लाइसेंस हुआ कैंसिल, जो कि पहला है कुरगीटी कंपनी, फिर दूसरा है त्रिमूर्ति फिनवेस्ट, तीसरा है ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया, चौथा है जेबी मोदी सिक्योरिटीज, पांचवा है केके पटेल फाइनेंस, सातवां है पूर्वी फिनवेस्ट जेनफिन कैपिटल। इन 7 का लाइसेंस रद्द हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन।
तो देखा जाए तो आरबीआई के सोने का भंडार वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है, 794.64 मीट्रिक टन। देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022 में 760.42 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 5% का वृद्धि हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन सोना खरीदा है। नेक्स्ट है कि इसमें आगे देखें तो 21 मार्च 2023 तक देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 578.449 बिलियन डॉलर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये 30% प्रदान करने की घोषणा की है। आगे है कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को किस राज्य ने पीछे छोड़ा है? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश आगे आ गया है चीनी उत्पादन में, यानी प्रथम स्थान पर आ गया है चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन देश बना है? तो ये बना है नीदरलैंड। तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है नीदरलैंड। पहला कौन है? अमेरिका, और दूसरा है यूएई। नेक्स्ट देखें तो केपलर के आंकड़ों के अनुसार कौन देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये बना है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। ऑपरेशन ध्वस्त। देखा जाए तो संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया। 17 मई 2023 को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत देश के 8 राज्यों में 324 जगहों पर छापेमारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में कुल 129 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो आतंकवादी समूह है, गैंगस्टर और ड्रग तस्कर है, उससे जुड़े गठजोड़ को समाप्त करना है। इसके तहत एनआईए ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में छापेमारी कर नियोजित ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अलमोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास। अलमोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ 23 से 25 मई को। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अलमोहद अल हिंदी 2023 का दूसरा संस्करण का समुद्री चरण सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस अभ्यास में आईएनएस तर्कस, आईएनएस सुभद्रा और डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। देखा जाए तो आरएसएनएफ मतलब रॉयल सऊदी नेवल फोर्स जो है उसका जो प्रतिनिधित्व किया था वो था एचएमएस बद्र और अब्दुल अजीज MH-60R हेलो और यूवी द्वारा किया गया था प्रतिनिधित्व। इसका जो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ड्रिल का संचालन करके दोनों सेनाओं बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना। ठीक है, अंतःक्रियाशीलताओं को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है असम में बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत। तो देखा जाए तो 16 मई को भारतीय सेना की गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूह के साथ मिलकर असम में मानस नदी का हगरावा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमों के संयुक्त प्रयासों से जलमग्न क्षेत्रों के लोगों को बचाव मिशन के लिए समन्वय और पूर्वाभ्यास शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट का आयोजन। तो देखा जाए तो 3 से 10 मई भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल के 35वें संस्करण का आयोजन किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखा जाए तो ये तस्करी, अवैध आवर्जन की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव संचालन के लिए सूचना के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है।
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। तो 28 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना की तीसरी स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया। ये जो युद्धपोत है इम्फाल, उसको कई विशिष्ट तकनीकों तथा उच्च स्वदेशी सामग्री से लैस किया गया और इस नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है और इम्फाल का निर्माण जो है वो मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड, और जो कि भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो देखा जाए तो 12 मई 2023 को प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। नार्लिकर ASI के पूर्व अध्यक्ष हैं और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण पर अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये पुरस्कार 2022 में स्थापित किए गए तथा इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है, जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान। तो देखा जाए तो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सूखी बल्ब और तरल बल्ब कार्गो जहाजों को संभालने में कोचिन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप। तो देखा जाए तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सियाल को ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार फिल्म और टेलीविजन में सेल के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, सियाल होगा, सियाल के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, यानी अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं AK जैन। तो नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवनीत कौर। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। फिर है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज सोनी। तो नेक्स्ट है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं P कृष्णा भट्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। सिंगर टीना टर्नर 12 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल नाम से प्रसिद्ध टीना टर्नर का स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक के पास कुछ नाच में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का 17 मई 2023 को लंदन में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है एंटोनियो कार्वाजाल, 5 फुटबॉल विश्व कप में भाग लेने वाले जो ला टोटा के उपनाम से प्रसिद्ध पहले मैक्सिकन खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजाल का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपालकृष्णन, भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के प्रमुख मतलब पूर्व वैज्ञानिक। ठीक है, CSIR के पूर्व वैज्ञानिक N गोपालकृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग पुस्तक की ओर। तो KK शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ इज अ कॉमरेड, माई लाइफ इज अ कॉमरेड जो किसका है, तो KK शैलजा की आत्मकथा है। KK शैलजा लेखक हो गए, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री
और फिर मंजू सारा राजन, ठीक है, कोची बीएनएल फाउंडेशन की पूर्व सीईओ और पत्रकार। ठीक है, लेखक कौन कौन है? के सैलजा और मंजू सारा राजन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसके लेखक है अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस, नारायण बाघुला, ठीक है, नारायण बाघुल रिफ्लेक्शंस के, ठीक है, लेखक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेलकूद की ओर। तो मुरली श्रीशंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता। 24 मई को भारत के लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस के कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जैस्मिन एल्विन ने रजत पदक जीता। तो मुरली श्रीशंकर ने 8.18 मीटर की छलांग लगाई थी, जबकि जैस्मिन एल्बी ने 7.81 मीटर की छलांग लगाई थी। ठीक है, कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में एक विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल का ये इवेंट था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा गतका। गतका का मार्शल आर्ट। पंजाब की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को 2023 अक्टूबर में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। गतका मार्शल आर्ट का एक रूप है जो कि मुख्य रूप से पंजाब के सिखों और अन्य संबंधित जातीय समूहों से जुड़ा हुआ है। यह मार्शल आर्ट तलवार को धारण करता है तथा युद्ध कौशल और आत्म संयम को छड़ी देता है। गतका की उत्पत्ति तब हुई जब छठे सिख गुरु हरगोविंद ने मुगल युग के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को अपनाया था। इसे अक्सर आदिशक्ति योग या स्वयं को सशक्त बनाने वाला युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी 2023 का विजेता। तो देखा जाए तो 14 मई 2023 को हॉकी हरियाणा ने 11 दिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल में हॉकी झारखंड को 3-2 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। ठीक है, विजेता कौन रहा? हरियाणा। आयोजन कहां हुआ था? तो राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। तो देखा जाए तो तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए। बुपल्ला प्रणीत ने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के जीएम हंस निमन को हराकर ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त किया। ठीक है, जीएम हंस निमन को हराया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में एक दिवसीय टेस्ट T20 और आईपीएल, ठीक है, एक दिवसीय टेस्ट T20 और आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह है शुभमन गिल। चारों फॉर्मेट में इसने सेंचुरी लगाई है एक ही कैलेंडर वर्ष में शुभमन गिल ने। तो नेक्स्ट T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए? तो सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में बने हैं केएल राहुल। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये है बाबर आजम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग दिवस की ओर। 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसका थीम या विषय कहा जाए तो यह था अस्थमा केयर फॉर ऑल। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। थीम है एक साथ कार्रवाई में तेजी लाएं, जीवन बचाएं, अपने हाथ को साफ करें। 7 मई को था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को दूसरा था विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया 8 मई को, और इसका थीम था एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम है आवर नर्स आवर फ्यूचर। 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस।
परिवार और जनसंख्या परिवर्तन। 17 मई को मनाया गया विश्व संचार दिवस। 17 मई को मनाया गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या फिर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम था संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। थीम है परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न मधुमक्खी। 21 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। फिर 22 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम था समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को एक और मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। 30 मई को मनाया गया हिंद पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। थीम है हमें भोजन की आवश्यकता, तंबाकू की नहीं। क्रॉनिकल का ये वीडियो समाप्त हुआ जुलाई का एडिशन। आप प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं पीडी जुलाई का, उसको जरूर देखिएगा। कंप्लीट हो जाएगा आपको एक मंथ का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा ले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आपको आएगा आपको वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर वीडियो जरूर देखिएगा। ये 1 मंथ का पूरा वन लाइनर वीडियो होता है जो कि काफी फास्ट होता है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपिक को टच किया जाता है एक ही लाइनर को एक लाइनर के रूप में। ठीक है, तो ये वीडियो आने वाला है, आप चैनल पे बने रहें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक भी वहां डायरेक्ट दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।